हेलो मित्रों, शुभ अपराह्न। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए आप साहित्य की ओर से आज एक चैप्टर देखते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आइए हम लोग आज वर्ण विचार पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और वर्ण विचार एक ऐसा चैप्टर है व्याकरण की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इनसे 2-3 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल किए जा सकते हैं अगर आप बेहतर पढ़े रहेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं वर्ण विचार की ओर। तो आइए वर्ण विचार में हम कुछ लोग बातें करते हैं। वर्ण विचार बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्ण विचार जैसे चैप्टर शुरू किया जाए वैसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन शुरू हुआ। पहली बात ये पूछा जाएगा, वर्ण और अक्षर ये दोनों हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है वर्ण अक्षर हैं क्या चीज़। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात ये दोनों अनेकार्थी शब्द हैं। कैसे हैं? अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? अनेकार्थी है क्या चीज़? तो अनेकार्थी का अर्थ होता है जिसके अनेक अर्थ होते हों। तो वास्तव में वर्ण का अर्थ होता है जाति से। वर्ण का तात्पर्य होता है अक्षर से भी। ध्यान दीजिएगा, वर्ण का तात्पर्य होता है जाति समुदाय से भी। ध्यान दीजिएगा, वर्ण का तात्पर्य होता है रंग से भी। ये सब वर्ण हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, अक्षर जब इसको हम लाभ तोड़ेंगे तो आ प्लस क्षर होता है। आ माने होता नहीं, क्षर माने होता है नाश या खंड या विनाश। ये सब इसके अर्थ हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अनेक अर्थ क्या क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षर का अर्थ होता है नाश रहित। ध्यान दीजिएगा, अक्षर का अर्थ होता है आत्मा। अक्षर का अर्थ होता है परमात्मा। अक्षर का अर्थ होता है ब्रह्मा। ये सब किसके अर्थ हो जाते हैं? अक्षर के। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बहुत सूक्ष्म कभी कभी पूछा जाता है कि वर्ण और अक्षर हैं क्या क्या चीज़। ध्यान दीजिएगा, वर्ण रंग जात अक्षर जात समुदाय से अर्थ रखता है, लेकिन अनेकार्थी शब्दों में ये क्या अर्थ रखता है? नाश रहित, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा। ये सारे शब्द हो गए किसके? अक्षर के हो गए। और साथ साथ इनमें ध्वनियों का ऐसा स्वरूप जो एक झटके के साथ बाहर निकलते हों, एक आघात के साथ बाहर निकलते हों, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ में भी अंतर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा में क्या अंतर होता है। तो आइए चर्चा थोड़ी कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ण विचार से कि वर्ण और अक्षर में है क्या अंतर। तो अंतर जब आप समझ जाएंगे तो ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आइए मित्रों चर्चा करते हैं इसके तथ्य की ओर। वर्ण विचार और वर्ण में वर्ण या अक्षर की बात को लेकर के। तो पहले हम आप देखते हैं वर्ण क्या चीज़ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वर्ण है क्या चीज़। ध्यान दीजिएगा, वाह ध्वनि जिसका खंड नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है इस टाइप का, अथवा वाह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो। तो वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं मित्रों? वर्ण कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अ, ई,
उ, क, ख, ग, घ इत्यादि। ध्यान दीजिए, अ, ई, उ, क, ख, ग, घ जिसके नीचे हल लगा है, यानी जो हलंत वर्ण हैं, ये वर्ण भी किसके अंतर्गत स्वरूप माने गए हैं? वर्ण ही माने गए हैं। क्यों? क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो जब इसके ज़्यादा इसके टुकड़े ना हो सकें, तो जिसके खंड ना हो सके उसके नाम क्या होंगे? वर्ण होंगे। क्या होंगे मित्रों? वर्ण होंगे। संभवतः आप समझ गए होंगे, वह ध्वनि जिसका खंड नहीं होता है, अर्थात वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वर्ण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं। ये तो हो गए वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, अक्षर की बात हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आ प्लस शर अर्थात वह ध्वनि जो मुख से एक ही झटके में, अर्थात एक ही आघात में मुख से उच्चरित होती है, उसे अक्षर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक परिभाषा और बन सकती है इसकी। मुख से निकली वह ध्वनि, मुख से निकली वह ध्वनि जिसका नाश या जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। यहां तो मैंने लिखा वह ध्वनि जिसका खंड ना हो, जिसके और टुकड़े ना हो सके, वो क्या हो गया? वर्ण हो गया मित्रों। और ध्यान दीजिए, अक्षर में अक्षर वह ध्वनि जो मुख से एक ही झटके में, अर्थात एक ही झटके में आघात में उच्चरित हो मुख से, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अथवा में क्या कहा गया है? अथवा में ध्यान दीजिएगा, मुख से निकली वह ध्वनि जिसका नाश, अर्थात जो नष्ट ना हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे आता है? जैसे कहीं लिखा गया हो का, तो का कहने से आ का भी एक साथ में एक झटके में उच्चारण हुआ, आ का। तो का कहने से आ भी आ गया, एक झटके में निकल गया, उसका नाम क्या हुआ? अक्षर। अब जैसे आपको कहना हो की, तो की कहते समय की कहते समय का के साथ ई का भी एकाएक उच्चारण हो गया, अर्थात मुख से जो आघात हुई, मुख से जो ध्वनि निकली, एक ही झटके में निकली की, उसे क्या कहा गया? अक्षर कहा गया। तो इस तरह से का, की, कु इत्यादि ये सारे वास्तव में क्या कहलाएंगे? अक्षर भी कहलाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर की गणना भी किस में कर ली जाती है? अक्षर में। क्यों? क्योंकि स्वर को भी मान लिया जाता है, आ, ई, ये सभी वर्ण के अलावा अक्षर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ मिलकर चलते हैं। अब तो अपेक्षा करता हूं कि वर्ण और अक्षर आप समझ गए होंगे। वर्ण वह ध्वनि है, ध्यान दीजिएगा, जिसका खंड नहीं होता है। अक्षर वह ध्वनि है वास्तव में जिसका नाश नहीं होता है, अर्थात एक ही झटके में वो ध्वनि बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। दोनों में अंतर भी समझ गए होंगे। अब देखिए, आपके एग्जाम में इनसे संबंधित उदाहरण पूछे जाते हैं। उदाहरण जब पूछा जाए तब देखिए आप क्या कहोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उदाहरण के तौर पर। तो चलिए चर्चा करते हैं इनके कुछ उदाहरण को लेकर के। तो इनके कुछ उदाहरण को जब लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे तो अपेक्षा करूंगा कि इसे आप लोग बेहतर समझेंगे और बेहतर पढ़ेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि वर्ण और अक्षर में कैसे उदाहरण या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम आप कर लेते हैं
किस तरह से इनके पॉइंट को हम आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चर्चा पर चर्चा की जाए। वर्ण और अक्षर है क्या, तो इस तरह से पूछा जा सकता आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ये रहा वर्ण, ये रहा अक्षर। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया हो वैसे भी उदाहरण लिया जा सकता है। आओ हम लोग अयोध्या के निवासी हैं, राम की बात करते हैं। राम लिखा हो या सीता लिखा हो, आपसे इतना पूछा जाए राम सीता में कितने वर्ण हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, राम सीता में कितने कितने वर्ण हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि ये जो होते हैं ये स्वर विहीन हो जाते हैं, जब व्यंजन लगे होते हैं। तो रा में आ है, अर्थात इनमें रा में प्लस आ करेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, मा में प्लस आ करेंगे। अब एक बात बताओ, रा आ मा आ, ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके क्या हो गए, वर्ण। अर्थात अगर वर्ण पूछे तो एक एक को टुकड़े में कर करके वर्ण की बात करेंगे। अर्थात वर्ण की संख्या कुल कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। कितनी हो गई, 4। सीता में वही हाल देखिए, सा को अलग करेंगे तो ई अलग हो जाएगा, ता को अलग करेंगे तो आ अलग हो जाएगा। ये हो गया सीता। तो सीता में कितने वर्ण हैं, तो इसमें भी 4 हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पूछ लिया जाए कि राम में कितने अक्षर हैं, तो ध्यान दीजिए, राम मैंने कहा है ये स्वर सहित उच्चरित होते हैं अक्षर। तो रा में आ लगा है, मा में आ लगा है, अर्थात ये भी स्वर युक्त है, ये भी स्वर युक्त है। अर्थात कुल कितने अक्षर हो गए, अक्षर की संख्या इसमें कितनी है, 2। तो राम में कितने अक्षर, 2। कितने वर्ण होंगे, 4। सीता में भी वही हाल है। अगर सीता कहीं लिखा हो, पूछा जाए इसमें कुल कितने अक्षर हैं, मात्र 2। कैसे, जैसे राम लिखा है तो राम को देखिए जब तोड़ा जाएगा रा और मा ऐसे तोड़ दिया जाएगा, समाप्त हुआ। ऐसे सीता शब्द को तोड़ा जाएगा तो सी और ता, इस तरह से सीता हो गया। तो सी और ता ये दोनों आपके क्या हो गए, अक्षर। और इस तरह से सा ई ता आ, इस तरह से तोड़ा गया तो ये क्या हो गया, वर्ण। तो इस तरह से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग वर्ण और अक्षर के अंतर को भी समझ गए होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे कोई पूछ ले कि जरा बताइएगा कृष्ण, कृष्ण में कितने वर्ण हैं, तो आपका बताओ आंसर क्या होगा। कृष्ण में कितने वर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। तोड़ने पर अलग अलग इनका रूप पहचान में आए तभी ये कहलाएंगे। तो देखिए का में री लगा है, अर्थात जब अलग अलग करेंगे तभी वर्ण निकलेगा। तो का में री लगा है तो हलंत लगा के री बाहर फेंक दिए। उसके बाद देखिए आपका मूर्धन्य सा है, ये तो अपने आप में आधा है ही। और आ है, अड़ा में हरस आ भी मिला है। अर्थात अगर कोई पूछ ले कि कृष्ण में कुल कितने वर्ण हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कृष्ण में कितने शब्द हैं, सॉरी कितने अक्षर हैं, तो कितने अक्षर हैं, अक्षर की बात की जाए, अक्षर हमेशा स्वर सहित लिखे जाएंगे। तो स्वर सहित लिखे जाने पर देखिए कृष्ण कैसे बना है। यह आपका शब्द रहा कृष्ण। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी स्वर युक्त है, इसमें भी स्वर युक्त है, लेकिन इसमें स्वर नहीं है। अर्थात अगर जब पूछा जाए कितने अक्षर हैं, अक्षर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट हुआ आपका यहाँ से। तो अक्षर 2 हो गए, वर्ण 5 हो गए। कोई भी दुनिया का शब्द हो, अब तो वर्ण और अक्षर में हमें लगता है आप लोग अंतर कर ले जाएंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं वर्ण और अक्षर से संबंधित, हो सकता है इस पॉइंट को आप लोग समझ गए हों। चलिए चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वर्ण और अक्षर से काफ़ी वास्तव में कमेंट भी आते रहते हैं कि वर्ण अक्षर में अंतर क्या है। और व्याकरण की किताबों में कई कई तरह से उदाहरण दिए जाते हैं, कई कई परिभाषाएं अलग अलग दी जाती हैं। तो आइए चर्चा कर देते हैं
एकाध उदाहरण और देख लेते हैं इनसे संबंधित, इन पर आधारित। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा गया हो पॉइंट के रूप में, कभी भी पूछा जा सकता है पूजनीय में कितने वर्ण हैं। चलिए, पूजनीय में कितने वर्ण हैं, हम आपको विकल्प दे रहे हैं, जरा विकल्प देख करके आप लोग बताइएगा। 4, 6, 7, 8, 4 विकल्प हो गए। बताइए कौन विकल्प सही होगा। पूजनीय में कितने वर्ण हैं, और फिर यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि पूजनीय में कितने अक्षर हैं। चलिए अक्षर भी देख लेते हैं, इसमें पॉइंट क्या होगा। 4, 6, 8, 7। चलिए इसमें भी वही हाल देखते हैं। अब आप फटाफट बताएं, पहले बताएं वर्ण कितने हैं पूजनीय में। चलिए अभी भी मैंने बताया था वर्ण तब आपका गिना जाएगा जब इसको अलग किया जाएगा। तो पा से ऊ निकला अर्थात 2, जा से छोटा आ ह्रस्व निकला अर्थात 2 2 4 हुआ, ना से बड़ी ई निकला 4 2 6 हुआ, या से ह्रस्व आ निकला अर्थात 8 हुआ। विकल्प कौन सही होगा। विकल्प कौन सही होगा, 8 वाला विकल्प सही होगा। कैसे, एक बार हम तोड़ करके बता दे रहे हैं। अब देखिए पूजनीय है तो पा में हलंत लगेगा तो बड़ा ऊ बाहर जाएगा, जा में हलंत लगेगा छोटा आ बाहर जाएगा, ह्रस्व आ बाहर जाएगा। फिर ना में हलंत लगेगा तो इससे आपका दीर्घ ई बाहर जाएगा। इसी तरह से या में हलंत लगेगा तो ध्यान दीजिएगा इससे ह्रस्व आ बाहर जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात कुल कितने वर्ण हैं, 8 वर्ण हैं। देखिए अक्षर कितने हैं, आइए इसकी भी चर्चा कर देते हैं। अब आप ही लोग बताओ पहले अक्षर कुल कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा अक्षर को हम स्वर सहित गिनेंगे, तो इसमें भी आपका स्वर सहित है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें अर्थात कुल कितने अक्षर हैं, कुल मिला के 4 अक्षर हैं। कितने हैं, 4। तोड़ा कैसे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको जब अलग करेंगे तो पू सीधा सीधा है, फिर जा है, फिर नी है, फिर या है, अर्थात कितने हो गए, 4 हो गए। अब तो अपेक्षा करता हूं कि आप लोग वर्ण विचार में सबसे प्रारंभ में ही जब हम लोग किसी बात को ध्यान में रखेंगे, किसी तथ्य को आसानी से समझेंगे, तो वर्ण और अक्षर को आसानी से चैप्टर को समझ सकते हैं, और कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहते हैं, वास्तव में ये क्वेश्चन आता भी आप सबके लिए, भाषा की लघुतम इकाई से, सबसे छोटी इकाई से। तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्वनि रहा, ये वर्ण रहा, ये अक्षर रहा, ये बहुत ही मायने रखता है। जो भी मुख से आवाज निकले वो रूप क्या है, ध्वनि है। अब ध्यान दीजिएगा, वो आवाज तो निकले लेकिन उसका एक प्रतीक हो, उस आवाज की एक प्रतीक हो। प्रतीक का मतलब भैया चिन्ह। तो वह जो चिन्ह के रूप में आवाज निकले, प्रतीक के रूप में आवाज निकले, लेकिन उसका खंड ना हो, तब मेरे मित्रों उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्ण। अर्थात मुख से जो आवाज निकले उसका ये पता नहीं है कि चिन्ह होगा कि नहीं होगा, केवल जो भी आवाज़ निकलती है वायु मार्ग से, मुख से, उसे हम कहेंगे ध्वनि। लेकिन अगर पूछ लिया जाए वही आवाज़ एक चिन्ह के रूप में निकले, एक लिखित के रूप में निकले, तब उसका नाम क्या होगा, वर्ण होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वही वर्ण अगर वास्तव में एक झटके के साथ बाहर निकल रहा तो उसका नाम क्या होगा, अक्षर होगा। अब क्वेश्चन तो ये फंसता है कि भाषा की लघुतम इकाई से, सबसे छोटी इकाई से, तो यहाँ से थोड़ी चर्चा हम आप कर लेंगे। आइए चर्चा में क्या करते हैं, क्या महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे नोट। अब ध्यान दीजिए, इस नोट के माध्यम से हम आप क्या चर्चा पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, जब कहीं लिखा गया हो
उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम या सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, भाषा की लघुतम या छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट। तो भाषा की लघुतम या छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन अगर वही उच्चारण की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो क्या होगी? तो उसे ध्वनि कहेंगे। अगर वही भाषा की लघुतम छोटी इकाई पूछ ले लेकिन उच्चारण ना लगा हो तो मित्रों वो क्या होगा? वो वर्ण होगा। अब इसी तरह से और भी पॉइंट दिए जा सकते हैं। तीसरा क्या दिया जा सकता है? भाषा की सार्थक लघुतम इकाई को शब्द कहते हैं। तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई को, सार्थक का अर्थ जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जैसे बाजार कहो, राम कहो, श्याम कहो, गीता, सीता, ये सारे वास्तव में जो नाम हैं इनका कुछ अर्थ है अपना। तो जो सार्थक हुआ, अर्थ सहित है, ऐसी भाषा की जो लघुतम इकाई है उसको क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं, सॉरी उसे शब्द कहते हैं। किसकी? भाषा की सार्थक लघुतम इकाई। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप का बन जाए, भाषा की पूर्ण सार्थक, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई को वाक्य कहते हैं। अब यहीं पर एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण आ गया कि भाषा की पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई क्या है? तो भाषा की पूर्ण सार्थक, राम घर जाता है, ये एकदम पूर्ण सार्थक इकाई हुआ। यही आपका क्या हुआ? वाक्य हुआ। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो उच्चारण के दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई जब पूछी जाए, लघुतम माने सबसे छोटी इकाई, तो लघुतम का अर्थ होता है, ये वास्तव में विशेषण के 3 अवस्था होती हैं, मूला, उत्तरा और उत्तमा अवस्था। ये उत्तमा अवस्था में लिखा गया। उत्तमा का अर्थ होता है सबसे। तो सबसे छोटी जो इकाई है मेरे मित्रों, उच्चारण के आधार पर वो ध्वनि है। जब वही भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, यहाँ लिख सकते हैं सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी। तो लघुतम का अर्थ हुआ सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, लेकिन किसके? भाषा की। लेकिन आगे उच्चारण ना लगा हो, आगे अगर उच्चारण लग गया तो सीधा ध्वनि होगा। लेकिन अगर वही उच्चारण नहीं लगा तो भाषा की लघुतम इकाई क्या हुआ? वर्ण हुआ। भाषा की सार्थक जब लग जाए तो सार्थक किसके लिए? शब्द के लिए। लेकिन जब वही पूर्ण सार्थक लग जाए तो पूर्ण सार्थक किसके लिए होगा? वाक्य के लिए होगा। यह मित्रों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत होती है लोगों को, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे बेहतर, उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा तो ध्वनि। ध्यान दीजिएगा, भाषा की लघुतम इकाई वर्ण, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई, तो सार्थक लघुतम इकाई क्या होगा? शब्द। भाषा की पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई क्या होगा? तो पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य। अब तो हमें लगता है कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो नोट के माध्यम से बताया गया जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आइए हम लोग चर्चा कर देते हैं इसको कैसे और रूप में बनाया जाए। चलिए देखते हैं।
शायद की बात वर्ण की परिभाषा हो चुकी होगी। वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि का खंड ना हो, अर्थात मुख से निकली वह ध्वनि जिसका खंड ना हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। तो आइए पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। मुख से निकली वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो, उसे वर्ण कहते हैं। ये पॉइंट हुआ। जैसे आ, ई, उ, री, का, खा, गा, घा इत्यादि, ये वर्ण हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ण के प्रकार से। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। पूछा जा सकता है वर्ण कितने प्रकार का होता है। आपसे विकल्प से पूछ लिया जाए कि बताइएगा 2, 3, 4, 5 वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? तो मित्रों वर्ण भैया 2 प्रकार का होता है। तो वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन वर्ण हैं मित्रों? वो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। कौन वर्ण? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार का? 2। पूछा जा वर्ण के कितने भेद? 2। कौन कौन? स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। अब आपको ध्यान होगा, इसी स्वर का एक नाम है जो संस्कृत में लिया जाता है, उसका नाम क्या है? अच वर्ण है। इसी व्यंजन का एक नाम लिया जाता है जिसका नाम क्या है? वो मित्रों क्या है? हल वर्ण है। इस तरह से अच वर्ण और हल वर्ण से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अच वर्ण, हल वर्ण, इन पॉइंट को वर्ण के प्रकार या भेद में लिख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपका यह रहा वर्ण विचार से, वर्ण की परिभाषा से। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ण के प्रकार भी आप समझ गए होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो आप लोग कितने बताओगे? आइए थोड़ी नोट कर देते हैं पॉइंट को। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, तो भैया हो वर्णों की संख्या जब भी पूछी जाए तो हमेशा कितनी होगी? 52। लेकिन एक बात याद रखिएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 44 है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर वहीं कह दिया गया केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कितने वर्ण माने गए हैं हिंदी वर्णमाला में, कितने होंगे? 44। पूछा जाए केवल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, तो 52। तभी पूछा जाए देवनागरी लिपि में वर्णों की कितनी संख्या, देवनागरी लिपि भी पूछा जाए तब भी क्या होगा? 52। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार अगर पूछा जाए तो मित्रों कितनी संख्या हो जाएगी? 44 हो जाएगी। कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा मोड़ करके आ जाता है, विकल्प में 52 नहीं रहता है, लिखा जाता है कि बताइए केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, या ऐसे भी पूछ लिया जाता वर्ण कितने, तो 52 न रहने पर कितना सही होगा? 44 सही होगा। तो इस तरह से आपके ये पॉइंट हो गए वर्णों की संख्या से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मित्रों, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके ये पॉइंट रहे वर्ण विचार से संबंधित कुछ बहुत ही आवश्यक तत्व आपके लिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी वर्णमाला से क्वेश्चन आ जाता है। ये वर्णमाला क्या है?
अरे भैया वर्णों की माला, माला माने कड़ी, जब वर्ण को व्यवस्थित क्रम में कड़ी के रूप में सजाया जाए वही वर्णमाला है। कहने का तात्पर्य वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध व्यवस्थित क्या हुआ? ये नहीं है कि लाओ का के बाद गा लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसको क्रमबद्ध में व्यवस्थित किया जाता है, तब हो जाके एक सेट किया जाता है। नाम क्या होता है? वर्णमाला। इस तरह से आपका ये हो गया वर्णमाला। तो आइए और भी कुछ बातों को लेकर के चर्चा कर देते हैं। ये तो वर्णमाला से पॉइंट रहा। अभी अभी आपने लिखा था हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण के भेद कितने हैं? तो 2 भेद हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण के भेद में 2 भेद कौन कौन। चलिए देखते हैं वर्ण के प्रकार या भेद। तो 2 प्रकार के हैं मित्रों। एक का नाम है स्वर वर्ण और एक का नाम है व्यंजन वर्ण। मैंने कहा था स्वर वर्ण का दूसरा नाम अच वर्ण है, व्यंजन का दूसरा नाम हल वर्ण है। जब आपसे पूछा जाए स्वर वर्ण क्या है, हे देखो भैया, स्वर में केवल स्व निकालो। स्व माने होता क्या है? स्वयं। स्व माने भैया स्वयं होता है, अर्थात जो अपने आप उच्चरित होते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते हैं, वो मुख में स्वतंत्र होके उच्चारण करते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करते हैं, वही नाम क्या हो जाते हैं? स्वर वर्ण। अर्थात वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं मित्रों, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ये पॉइंट किससे हुआ? स्वर वर्ण से हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र हैं क्या? आ, ई, उ, रे, ऐसे आप बनाते चले जाइए। जो स्वर हैं वो अपने आप उच्चरित होते हैं, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हीं का नाम क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। तो वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ये हो गया पॉइंट आपके कहाँ से? स्वर वर्ण से। अब चर्चा हो जानी चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद कितने हैं और वैसे साधारण स्वर वर्ण के भेद कितने हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो मित्रों, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, साधारण वर्ण के भेद, या उत्पत्ति के आधार पर, ये स्वर वर्ण कर दीजिएगा, स्वर वर्ण के भेद या उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो साधारण स्वर वर्ण के भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, तो कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है मित्रों। इसे 3 प्रकार से हम आप बांटेंगे। कै प्रकार से? 3। चाहे पूछे स्वर वर्ण के कितने भेद, चाहे साधारण स्वर वर्ण के कितने भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद, तो क्या होगा? 3। कौन कौन मित्रों? एक का नाम है ह्रस्व स्वर, एक का नाम है दीर्घ स्वर, एक का नाम है संयुक्त स्वर। अब जो एग्जाम हो रहे हैं इन सब में इनकी परिभाषा पूछी जाती है। परिभाषा क्या होगी? वाह मूल स्वर, वाह मूल स्वर जो किसी स्वर की सहायता
सहायता से नहीं उच्चारित होता है। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। वह मूल स्वर किसी स्वर की सहायता से नहीं उच्चारित होता है तो ध्यान दीजिएगा उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो वह मूल स्वर किसी स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। अब ध्यान दीजिएगा किसी का सहायता नहीं लिया तो नमवा का हुआ, आ ई उ री, यही आपका मित्रों होता है मूल स्वर। अब ध्यान दिहो भैया, ये तो आपके ह्रस्व स्वर हैं ही, साथ साथ इन्हीं का नाम है मूल स्वर वर्ण। आपसे पूछ लिया जा मूल स्वर वर्ण कितने हैं, तो मूल स्वर वर्ण भैया देख लिहो कै हैं, 4। कौन कौन, आ ई उ और री। अच्छा, दीर्घ की परिभाषा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, वह स्वर वर्ण जो अपने ही समान दूसरे स्वर वर्ण से, अपने ही समान दूसरे स्वर वर्ण से जुड़े होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह स्वर वर्ण जो अपने ही समान, अर्थात अपने ही समान दूसरा एक और वर्ण मिल गया, मिलके बन गया क्या, दीर्घ स्वर बन गया। हे भैया, आ क्या हो गवा, आ। हे देखो भैया, ई का हो गवा, ई। इसके बाद देखो भैया, ऊ मिलके का हो गवा, ऊ। अर्थात जब हम आप चर्चा करेंगे आ ई ऊ, तो आ ई ऊ यही आपके क्या हो जाते हैं, यही आपके दीर्घ है। अर्थात दीर्घ स्वर अगर पूछे इनकी संख्या कितनी, तो 3। कौन कौन, आ ई ऊ, अपने ही समान अन्य स्वर से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, दीर्घ। संयुक्त माने मिला हुआ, लेकिन कैसे, वह स्वर वर्ण जो किसी अन्य स्वर वर्ण से जोड़कर बने हों, तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो वह स्वर वर्ण जो किसी अन्य स्वर अर्थात अलग स्वर से मिलकर बने हों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मित्रों संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। वह स्वर वर्ण जो किसी अन्य स्वर वर्ण से जुड़कर बने हों, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। अब देखिए इनकी चर्चा थोड़ी यहाँ कर देते हैं, वो कैसे बेचारे मिलकर बने हैं, चर्चा हो जाए अन्य स्वर से। ध्यान दीजिए, आ और ई, देखिए दोनों अलग अलग स्वर हैं, दोनों अलग अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बना दिया, संयुक्त स्वर हो गया। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, आ जाए, आ और ए मिलकर क्या बना, अ। तो अर्थात आ और ए मिलके अ बन गया, ये भी अलग अलग स्वर से मिलकर तब नया स्वर बना। अब ध्यान दीजिएगा, आ और ऊ मिलकर क्या बना, ओ बना। आ और ऊ अलग अलग स्वर हुआ, मिलके एक नया स्वर बनाया, संयुक्त हो गया। इसी तरह से मित्रों आ और ओ मिलकर क्या बना, औ। तो ए ऐ ओ औ, यही आपके 4 क्या हैं, यह आपके 4 क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। देखिए यहाँ से भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि बताइए ए और ओ
ये किस प्रकार के स्वर हैं? ए और ओ किस प्रकार के स्वर हैं? ये भैया गुण स्वर हैं। क्या है? गुण स्वर। अगर वही पूछ ले ऐ और औ ये क्या हैं, इसे आप लोग कहेंगे ये वृद्धि स्वर हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, गुण स्वर हिंदी वर्णमाला में कौन? तो आ ई मिलके ए बनता है गुण संधि में, वही गुण स्वर। और देखिए आ और ओ मिलके गुण संधि में ओ बनता है, तो ए ओ गुण स्वर, आई और वृद्धि स्वर। अब ध्यान दीजिए, इनकी संख्या कितनी? 4। इनकी संख्या कितनी? 3। इनकी संख्या कितनी? 4। 4 3 7 7 4 11। हिंदी वर्णमाला में अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आ सकता है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 आपके सामने हैं। 11 के नाम भी अलग अलग हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। अभी इस पॉइंट को हम और कंफर्म करके लिखवा दे रहे हैं, और भी बातें इसमें भी छिपाई गई हैं। कुछ विद्वानों ने, कुछ व्याकरणाचार्यों ने री को स्वर नहीं माना, तब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है तब 10। तो आइए थोड़ी चर्चा कर देते हैं इस पर भी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर तो 11 हैं, लेकिन किसी का नाम उठा के फेंक दिया, तब आप वहाँ उस पॉइंट को बताएंगे। फिलहाल इससे संबंधित और भी जो बातें हैं उससे मैं कल अगली वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। आप लोग पूरी वीडियो को अवश्य देखा करें, क्योंकि बीच बीच में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आ जाते हैं। और देखिए, कल मैं इसी का पुनः अभ्यास करा के फिर आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोग इसको तैयार रखिएगा। और आपको पढ़ते पढ़ाते समय जैसा लगा होगा, आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और वीडियो को देख करके आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।